हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लेसन नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में देखिए, संसद के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। संविधान द्वारा संसद को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। संसद की प्रमुख शक्तियां निम्न। पहले हम बात करेंगे संसद होती क्या है। संसद में दो सदन हैं हमारे, लोकसभा और राज्यसभा, और इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है। ये तीनों ही संसद के अंग कहलाते हैं। तो इनकी शक्तियां क्या हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इनके द्वारा बनाए हुए कानूनों को अंतिम साइन होने के बाद लागू करता है। तो ये संसद के अंग हैं। अब देखिए, पहली जो शक्ति है विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति। संसद का प्रमुख कार्य देश हित यानी देश के हित में ध्यान रखते हुए कानूनों का निर्माण करना, यानी देश के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या बनाना? कानून बनाना। संसद को संघीय सूची में और संवर्ती सूची में उल्लेखित विषयों पर संघीय संसद और राज्य विधानमंडल, संघ में जो होती है क्या होती है? संसद। राज्यों में क्या होती है? विधानमंडल। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में पारस्परिक विरोध होने की स्थिति में कौन सी सूची में? संवर्ती सूची। अपनी जो सूचियां हैं देखिए, एक बार आपके लिए बता देता हूँ। मुख्य रूप से हमारी 3 सूचियां हैं, इनके अलावा भी एक सूची और होती है, चौथी अवशिष्ट सूची। ये हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में है। कौन सी में है? 7वीं अनुसूची में इनका उल्लेख किया गया हमारे भारतीय संविधान। देखिए, संघ सूची, इसमें वर्तमान में 100 विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, यानी संसद कानून बनाती है। जैसे रक्षा से संबंधित, विदेश से संबंधित, संचार से संबंधित, रेलवे से संबंधित, डाक विभाग से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित। दूसरी सूची है संवर्ती सूची, जिसमें वर्तमान में 52 यानी 52 विषय हैं। इसके जो विषय हैं कानून बनाने के, जैसे शिक्षा है, वन है, जंगली जानवर है, बिजली है, जनसंख्या नियंत्रण है और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन से संबंधित। इस संवर्ती सूची में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है इन विषयों। परंतु वास्तविक में बात करें, जब इनमें पारस्पर में आपस में विरोध हो जाए तो संसद को विशेष अधिकार है, यानी संसद के निर्मित कानून को ही माना जाए, वहां राज्य विधानमंडल कानून को नहीं माना जाए। विरोध होने की स्थिति। राज्य सूची, जिसमें राज्य विधानमंडल का अधिकार होता है। जैसे राज्य की पुलिस है, जैसे अपना राजस्थान पुलिस। परिवहन से संबंधित, जैसे राजस्थान रोडवेज राज्य की है। स्वास्थ्य से संबंधित कानून, कृषि से संबंधित, पेयजल से संबंधित, ये राज्य सरकार के थे। इसमें भी कुछ परिस्थितियां होती हैं विशेष, जिसमें जैसे आपातकाल की स्थिति हो तो उसमें संसद कानून इसमें भी बना सकती है, परंतु केवल आपातकालीन स्थिति। अवशिष्ट सूची ऐसी सूचियां होती है जो इन तीनों में जो विषय सम्मिलित नहीं है, जैसे संघ सूची में, संवर्ती सूची और राज्य सूची से जो बचे हुए विषय हैं वो अवशिष्ट सूची, जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो आपको ये बात समझ में आई होगी सूची क्या होती है। तो यही बात इसमें आ रही थी विधायी शक्तियों। विधायी शक्तियों में ये बात थी, देखिए, संघीय सूची में और संवर्ती सूची में जो उल्लेखित विषय हैं मैंने अभी बताए, पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा निर्मित कानूनों, यानी संघ सूची में तो संघ सरकार बनाएगी, राज्य सूची में संसद और राज्य विधानमंडल, यानी दोनों में कानूनों में पारस्परिक विरोध होता है तो संसद द्वारा निर्मित कानून क्या माने जाते हैं? मान्य माने जाते हैं। कौन सी सूची में? संवर्ती सूची। संसद के द्वारा अवशिष्ट विषयों पर भी कानून का निर्माण किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अवशिष्ट सूची के विषय, जो इन तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं है, तो उन पर भी संसद द्वारा ही कानून का निर्माण किया जाता है। दूसरा जो हमारा संसद का जो शक्ति और कार्य है वो है संविधान में संशोधन की शक्ति, यानी हमारा जो भारतीय संविधान में संशोधन की जो शक्ति है वो संसद को प्राप्त है।
संविधान में संशोधन के संबंध में संसद को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुसार, यानी हमारे भारतीय संविधान के अनुसार, संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से किसी में। किसी राज्य के विधानमंडल में नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब केवल संसद में किया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, संसद। परंतु संविधान संशोधन से संबंधित प्रस्ताव राज्यों की विधानमंडल में नहीं किया जा सकता, यानी न विधानसभा न विधान परिषद। विधान परिषद और विधान सभा, इन दोनों को कहते हैं विधानमंडल। इनमें ये कोई प्रस्ताव पास नहीं किया जा सकता संशोधन से संबंधित राज्यों में। संसद के दोनों सदनों द्वारा, यानी लोकसभा और राज्यसभा द्वारा संविधान के संशोधन का कार्य किया जाता है। और संविधान के अधिकांश भाग में, संविधान के अधिकांश भाग में अकेली संसद के द्वारा ही, या तो सामान्य बहुमत से, सामान्य बहुमत का मतलब आधे से एक अधिक, या पृथक पृथक दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है। संविधान की केवल कुछ ही व्यवस्थाएं ऐसी हैं, यानी कुछ ही कानून या कुछ ही परिवर्तन ऐसे हैं जिनमें संशोधन के लिए भारतीय संघ के आधे राज्य, यानी हमारे जो राज्य हैं वर्तमान में, जैसे कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, तो उन राज्यों में से आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक। संविधान में कुछ ऐसे विषय हैं संशोधन के जिनमें हमारे देश के आधे राज्यों की विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक है। वो परिवर्तन तभी होगा जब आधे राज्यों के विधानमंडल उसमें स्वीकृति दे देंगे। कुछ ऐसे विषय भी होते हैं। तीसरी जो शक्ति है, वित्तीय शक्ति। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते, यानी संसद में जो सांसद होते हैं, संसद में क्या होते हैं, सांसद, जिनको हम MP बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वो सांसद किसके प्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा चुने हुए हैं, वोट डालकर चुने जाते हैं। होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है, यानी हमारे देश का जो वित्त है, पैसे का जो लेन देन है, उस पर पूरा अधिकार है। और प्रति वर्ष वित्त मंत्री, यानी हर वर्ष हमारा वित्त वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, और लगभग वित्त मंत्री, प्रतिवर्ष वित्त मंत्री जो हमारे वर्तमान में कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं वर्तमान, द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है प्रतिवर्ष। लगभग फरवरी मार्च के महीने में पूरे साल का बजट प्रस्तुत किया जाता है प्रतिवर्ष। बजट होता क्या है, राष्ट्रीय आय व्यय का लेखा जोखा, यानी राष्ट्रीय ने हमारे देश की जो आमदनी है और खर्च है उसका क्या लेखा जोखा है, उस लेखे जोखे को प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा हर वर्ष संसद में, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जब तक संसद लोकसभा से बजट स्वीकार न किया जाए तब तक आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जाता। यहाँ लोकसभा में पास होना जरूरी है बजट। राज्यसभा पर इसका केवल इतना अधिकार है, बजट से संबंधित ये केवल सलाह दे सकती है और ये परिवर्तन करने के लिए कोई दबाव नहीं दे सकती। वित्त से संबंधित वित्तीय जो अधिकार हैं राज्यसभा के पास नहीं है, इसलिए इसमें हमने संसद की जगह ये लोकसभा पर विशेष अधिकार है। किसका, वित्त का। आगे देखिए प्रशासनिक शक्ति। भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई। हमारे संविधान में कैसी व्यवस्था है, संसदात्मक है, लोकसभा राज्यसभा। अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल, संसद, मंत्रिमंडल यानी मंत्रियों का समूह। हमारे मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो इसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं मंत्रिमंडल। कैबिनेट मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहते हैं। संसद यानी व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिमंडल। ये जो मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्रियों का जो समूह है, ये किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति।
यानी लोकसभा के प्रति इसकी जिम्मेदारी बनती है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है, यानी उसे बहुमत है सरकार को। संसद अनेक प्रकार के कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। कहने का अर्थ यह है, हमारी जो लोकसभा है उसमें जब तक उनको बहुमत प्राप्त है सरकार को, तब तक ही वो मंत्री बने रह सकते हैं, और यदि बहुमत प्राप्त नहीं होगा तो मंत्री नहीं बने रह सकते। आगे जो शक्ति है निर्वाचन संबंधी शक्ति। अनुच्छेद 54, हमारे संविधान में अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां हैं। निर्वाचन संबंधी शक्तियों में देखिए कौन कौन सी शक्तियां हैं। निर्वाचन शक्ति जो प्रदान की गई है, संसद दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके लिए जो गठित निर्वाचन मंडल है उसका अंग होता है संसद के दोनों सदन। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में देखिए संसद के दोनों सदन होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के, और राज्यसभा सांसद, और राज्यों की विधानसभा के सदस्य। ये निर्वाचित सदस्य होते हैं जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। एक इसमें सदस्य मनोनीत भी होते हैं, जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जिसे लोकसभा में 2 करता था, अब वर्तमान में इसको हटा दिया गया है। एंग्लो इंडियन वर्तमान में ये व्यवस्था हटा दी गई है। और 12 सदस्य राज्यसभा में, ये राष्ट्रपति के लिए मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते, ये निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते, केवल निर्वाचित होते हैं जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत, देखो दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य। मनोनीत जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में ये दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं राज्य। छठी जो शक्ति है विविध शक्ति। संसद को कुछ विविध शक्तियां भी प्राप्त हैं जो निम्न है। देखिए, संसद के दोनों सदन संविधान द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर उसे पद से हटा सकते हैं। यानी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाकर, यानी राष्ट्रपति कोई ऐसा कार्य कर दे संविधान के विरुद्ध, तो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं महाभियोग। इस प्रकार ये दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदन महाभियोग की प्रक्रिया को पास कर दें, प्रस्ताव को पास कर दें 2/3 बहुमत से। कितने से? 2/3 बहुमत से। तो राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं यदि लोकसभा राज्यसभा दोनों ही इस प्रस्ताव को पास कर दें। कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से। इसी प्रकार ये दोनों सदन है लोकसभा राज्यसभा सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी राज्यों में जो होते हैं अपने हाई कोर्ट बोलते हैं, कि किसी न्यायाधीश को अक्षमता यानी कार्य करने की उसमें क्षमता नहीं है या दुराचरण, उसने कोई बुरा आचरण किया है के आधार पर उसे पद से हटाने का प्रस्ताव पास कर सकते हैं। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कोई भी न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, इनको अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। इस प्रकार का प्रस्ताव प्रत्येक सदन में कितना बहुमत होना चाहिए? 2/3। मैंने आपको भी बताया 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यानी मान लो जैसे 100 सदस्य हैं, हमने मान लिया सदन में मान लो 100 सदस्य हैं, तो 2/3 सदस्य ऐसे हम निकाल लेंगे। इसको हम जैसे 200 में हम भाग दे देंगे 3 का, तो लगभग 66 पॉइंट कुछ सदस्य आए, तो लगभग 67 सदस्य कहने का।
यदि इस प्रस्ताव को पास कर देते हैं 67% सदस्य, तो ये प्रस्ताव पारित होने पर इनको पद से हटाया जा सकता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। यदि उपराष्ट्रपति के लिए ये लागू होता है मामले, तो सबसे पहले ये राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव होना चाहिए। प्रस्ताव किसके द्वारा दिया जाना चाहिए? राज्यसभा। क्यों कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। क्या होता है? राज्यसभा। इसलिए इसका प्रस्ताव राज्यसभा में पहले आता है और लोकसभा द्वारा इसको अनुमोदित किया जाता है, यानी पास किया जाता है, तभी हम उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा की प्रभाविकता, यानी राष्ट्रपति कोई संकटकालीन घोषणा करता है, आपातकालीन जो कहते हैं अपन, उसकी प्रभाविकता यानी उसको लागू रखने के लिए घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदन, यानी जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो उसके 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा से अनुमोदन आवश्यक है। उस संकट काल, उस प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। किसका? संकट काल का, यानी आपातकाल का। राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 माह के लिए लागू होता है। संकट काल में शासन किसका लागू हो जाता है? आपातकाल में राष्ट्रपति शासन। देश में आपातकालीन स्थिति में तो ये एक बार में कितने महीने तक लागू रह सकता है? 6 महीने तक। इसके बाद भी यदि इसे बढ़ाने की आवश्यकता है तो 6 माह तक और बढ़ाया जा सकता है। कितने माह तक और बढ़ाया जा सकता है? 6 माह तक। पर इसके लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है, यानी लोकसभा और राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक। आज के लिए इतना ही। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया हो तो वो कमेंट करके ग्रुप में पूछ लें। थैंक यू, धन्यवाद।